आपके 90% चांस है आपके एग्जाम में आने के। सो इस तेजी से गिरता है तो इसका मतलब इसका जो स्पीड होगा दैट इज एक्स प्लस वाई, ऐसे करना है। और अगर अप स्ट्रीम है तो अप स्ट्रीम मतलब क्या हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं। अप स्ट्रीम मतलब ऊपर जा रहे हैं, और अगर ऊपर जा रहे हैं तो स्पीड क्या होगा, कम होता है। तो कम होता है तो इसे आप सपोज कर लेना एक्स माइनस वाई। सो हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। सो इस लेक्चर को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा और सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सो चलिए शुरू करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 12 एंड 8x प्लस 10y इक्वल टू 24। हमें बताना है कि ये कौन से सॉल्यूशन को फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहले हमें तीन तरह के लाइन के बारे में पढ़ना होता है। दैट इज फर्स्ट वन पैरेलल लाइन, दूसरा होता है हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन, एंड तीसरा जो होता है हमारा दैट इज कोइंसिडेंट लाइन। हमें पता है कि पैरेलल लाइंस में क्या होता है, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, वन सॉल्यूशन होता है। एंड कोइंसिडेंट लाइन जो होता है इसमें क्या होता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हमें फॉर्म होता है। अब यहाँ पे इसको अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो पैरेलल लाइंस में क्या होता है, जो A1/A2 का जो रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। जो इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होता है कि दैट इज A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, है ना। और कोइंसिडेंट लाइन क्या होता है कि जो रेशियो होते हैं, जो तीनों रेशियो होते हैं A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी तीनों के तीनों जो रेशियो होने चाहिए हमारे सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि ये जो रेशियो है कौन से को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कौन से सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा है, ये वाला होता है हमारा A1, ये हमारा है B1 और ये हमारा है C1। ठीक है, सो जब रेशियो फाइंड करेंगे A1/A2 का दैट इज 4/8 एंड 5/10, तो यहाँ पे देख सकते हैं एंड दैट इज 12/24। तो देख सकते हैं ये 1/2 आएगा, यहाँ से भी ये 1/2 एंड यहाँ से भी ये 1/2, यानी कि जो तीनों रेशियो है आपस में इक्वल है। सो हमारे कौन से लाइन को, कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन को ये फॉलो करता है। सो हमारा ऑप्शन, आवर ऑप्शन विल बी बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 3x माइनस 4y इक्वल टू 12 विल कट द एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी अगर आपको कट द एक्स एक्सिस लिखे, कभी भी अगर आपको कट द एक्स एक्सिस लिखे तो समझ जाइएगा कि यानी कि एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगी, बट वाई की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है जीरो। ऑलवेज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर एक्स एक्सिस पे कोई भी लाइन कट करा तो इसका मतलब वाई की वैल्यू जो होगी हमारी जीरो होगी। तो इसलिए यहाँ तो डी तो ऑप्शन होगा नहीं, इन्हीं तीनों ऑप्शन में से होगा, है ना। तब करेंगे क्या कि एक्स की वैल्यू को हम पुट करके देखेंगे कौन सा इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम एक्स की वैल्यू 4 रखते हैं तो 3 × 4 और ये वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी, दैट विल 12, यानी कि ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज ये पूरा का पूरा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दैट इज 2x प्लस ky इक्वल टू 6 एंड 4x माइनस 3y इक्वल टू 12 हैज नो सॉल्यूशन। अभी हमने पढ़ा है कि नो सॉल्यूशन इसका मतलब होगा कि हमारे पास कौन सी लाइन होगी, दैट इज पैरेलल लाइंस होंगी, है ना। तो और नो सॉल्यूशन का जो इक्वेशन क्या बनता है, A1/A2 दैट इज इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, A1 की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 2/4 इज इक्वल टू K/-3, है ना। यहाँ पे यार ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ पे माइनस है ना, बी के साथ क्या है माइनस है, तो यहाँ पे -3 पुट करेंगे एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 6/12। तो यहाँ पे नॉट इक्वल है तो हमें इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इन्हीं दो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, दैट इज 4k इक्वल टू -6 को k इक्वल टू -6/4 दैट विल बी 3 and 2, दैट इज k की वैल्यू हमारी होगी दैट इज 3/2, दैट इज ऑप्शन बी। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चंस को आप एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यही डायरेक्टली सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस आपके 90% चांस है आपके एग्जाम में आने के। तो इस तरह के क्वेश्चंस अगर कहीं भी आपको सैम्पल पेपर में या कहीं भी अगर आपको देखने को मिले तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप जरूर से जरूर ट्राई कर लीजिएगा। सो इट इज सेइंग दैट 3k कोई भी एक इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन दिया गया, आपको पास 3k दिया गया, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमें पता है कि ये जो पहला वाला कोऑर्डिनेट x को रिप्रेजेंट करता है एंड सेकेंड वाला कोऑर्डिनेट y को रिप्रेजेंट करता है। सो 2 इंटू वट इज 6, x की वैल्यू 3 हो जाएगी, दैट इज 5 इंटू यहाँ पे y की जगह पे हम k पुट करेंगे दैट इज 1। सो 6 - 5k इज इक्वल टू 1।
सो -5 की जो वैल्यू आएगी दैट इज -5, सो के की वैल्यू आएगी हमारी 1, यानी कि ऑप्शन ए। क्लियर? सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इधर वैल्यू ऑफ के आपको फाइंड करना है। यहाँ पे दो इक्वेशन दिए गए, दैट इज के एक्स प्लस 3y इक्वल टू 7 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, और कह रहा है कोई सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन फाइंड कर। तो अभी हमने देखा था कि नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है हमारा, a1/a2 दैट इज इक्वल टू b1/b2 दैट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे आप a1 और a2 की वैल्यू को पुट कीजिएगा, आपका आंसर सिंपली आ जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन है हमारा, दैट इज 2x प्लस 3y इक्वल टू 12 एंड x माइनस वाई इक्वल टू, इसे सिंपली सॉल्व करना है। तो या तो चाहो तो आप पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसे एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके एग्जाम में पूछता है कि आप कि इन्हीं दोनों मेथड्स में से आपको कोई एक मेथड देगा, तो आप यहाँ सॉल्व करना, अदरवाइज कोई मेथड नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ इसी सॉल्व करने के लिए दिया है, तो आप कोई भी मेथड यूज करके सॉल्व कर सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स की वैल्यू को फाइंड करेंगे, दैट इज y+1, और फिर क्या करेंगे, इसी एक्स की वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। ठीक है? और एलिमिनेशन में क्या होता है कि हम क्या करेंगे कि किसी एक्स या वाई, किसी एक के टर्म को हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो हमारा सिंपली वाई का वैल्यू निकल के आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है फॉर यूनिक सॉल्यूशन, यानी इन दोनों इक्वेशन की यूनिक सॉल्यूशन। अब मैंने बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन किसके होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के, यानी कि वैसी लाइन जो कि क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और इंटरसेक्टिंग लाइंस का जो क्या होता है इक्वेशन मैथमेटिकली, a1/a2 दैट इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो इन्हें हम सॉल्व करते हैं, दैट इज ए की वैल्यू, a1 की वैल्यू 3 है, b1 की वैल्यू दैट इज 2 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू a है एंड दैट इज ईयर -1। ठीक है? तो यहाँ पे हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, सो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। सो a की वैल्यू होगी 2a इक्वल टू -3, सो a इक्वल टू a नॉट इक्वल टू, यहाँ पे होगा नॉट इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन था, तो यहाँ पे भी हम साइन किसका रखेंगे, नॉट इक्वल टू का। सो a नॉट इक्वल टू -3/2, यानी कि a की वैल्यू, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a, यानी a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है -3/2 को छोड़ करके, है ना? यानी कि द वैल्यू ऑफ a, यहाँ पे आप लिखोगे कि द वैल्यू ऑफ a बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट -3/2। ठीक है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए अब हमें पता है पैरेलल जब लाइंस होती है तो इसमें क्या होता है, नो सॉल्यूशन फॉर्म होता है, कोई सॉल्यूशन फॉर्म नहीं होता है, और इसका इक्वेशन क्या होता है, a1/a2 दैट इज इक्वल टू b1/b2 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, चेक करते हैं, दैट इज ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, a2 की वैल्यू कितनी है k, एंड b1 की वैल्यू दैट इज ऑल्सो अगेन k, एंड b2 की जो वैल्यू है हमारी दैट इज -2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, के स्क्वायर की वैल्यू आएगी -6। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे जो हमारी के की वैल्यू आई दैट इज -√6। अब यहाँ पे जो हमारी के की वैल्यू आई दैट इज कितनी आई, -√6 आया, है ना? अब यहाँ पे ये चीज ध्यान से देखोगे कि कई बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पे के की वैल्यू -√6 लिख करके चले आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि देयर इज नो रियल वैल्यू फॉर के। ठीक है? तो यहाँ पे के लिए कोई भी रियल वैल्यू नहीं है, तो ये आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो दोनों इक्वेशन आपके दिए गए हैं दैट इज 3x + y = 7 एंड 6x + 2y = 8, ये कह रहा है कि ये आपके कौन से लाइन, या तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, या ये पैरेलल लाइन्स होंगी, या फिर ये कोइंसिडेंट लाइन होगी, ये आपको बताना है। अब कई बच्चे गलती क्या करेंगे कि यहाँ पे इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ बताना है कि ये लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी कि इंटरसेक्टिंग होगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। तो सिंपली हमें क्या करना है कि a1/a2 का सबसे पहले आप रेशियो फाइंड करो, b1/b2 का रेशियो फाइंड करो, एंड c1/c2 का रेशियो फाइंड करो, और देखोगे इस तीनों रेशियो में से कौन सा इक्वेशन हमारा बन रहा है। सो हम यहाँ पे a1 की वैल्यू पुट करेंगे, a1/a2 दैट इज 3/6, b1/b2 दैट इज 1/2 एंड c1/c2 दैट इज 7/8। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे दैट इज 1/2। तो यहाँ पे देखोगे ना आप कि ये a1/a2 दैट इज इक्वल टू b1/b2
बट नॉट इक्वल टू C1/C2। यानी कि ये कौन सी लाइन बनी, याद करो जरा, कौन सी लाइन बना, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। कौन सा हुआ, पैरेलल लाइंस। कौन सा हुआ, पैरेलल लाइंस। यानी कि ये हमारा जो फॉर्म करेगा, ये हमारा क्या फॉर्म करेगा, पैरेलल लाइंस को फॉर्म करेगा। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब हमने ना 3 तरह की लाइन पढ़ी थी। कौन सी पढ़ी थी, पहला था पैरेलल लाइंस, दूसरा कौन सा था, इंटरसेक्टिंग, और तीसरा कौन सा था, कोइंसिडेंट, है ना, यही तो पढ़ा था हमने। अब इन तीनों लाइंस में याद होगा आपको कि इसमें क्या था, नो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा था, इसमें कितने सॉल्यूशन थे, 1, और इसमें क्या था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन था, है ना। तो वैसे लाइंस जो कि कुछ ना कुछ फॉर्म करती हैं, ऐसे समझो कि कुछ ना कुछ फॉर्म कर रहा है ना, एक फॉर्म करे या इनफाइनाइट फॉर्म करे, तो अगर वो कुछ ना कुछ फॉर्म करता है तो हम उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। ऐसे याद रखो कि अच्छा कुछ ना कुछ तो फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब क्या है, वो कुछ ना कुछ हमें क्या कर रहा है, वो प्रोडक्ट दे रहा है, इसका मतलब क्या है, कंसिस्टेंट है। और वैसे लाइंस जो कि कुछ फॉर्म नहीं कर रहे हैं, है ना, कोई सॉल्यूशन नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो इनकंसिस्टेंट है। क्लियर। तो आई बात समझ में आपको, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है, वैसे लाइंस जो कि क्या करें, कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं, दैट इज कंसिस्टेंट, और वैसे लाइन जो कि कोई सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, दैट इज इनकंसिस्टेंट। तो वही हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो वही सिंपली क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये कौन सी लाइन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, A1/A2 दैट इज 4/2, B1/B2 दैट इज -6/-3 एंड C1/C2 दैट इज 8/4। यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ से कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 2, 1, यहाँ इन्हें भी सॉल्व करेंगे दैट इज 2:1 एंड इन्हें भी सॉल्व करेंगे दैट इज 2:1। यानी कि तीनों का तीनों जो रेशियो आपस में बराबर है, और जब तीनों रेशियो बराबर होती है तो कौन सी लाइन होती है, दैट इज कोइंसिडेंट लाइन। इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइन है, तो हमें यहाँ पे कोइंसिडेंट नहीं लिखना है, हमें पूछ रहा है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो आपको क्या बताना है, दैट इज कंसिस्टेंट। आई होप आपको क्लियर हो गया हो इस सारी चीजें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आपको यहाँ पे निकालना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। कभी भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछे तो यानी कि आपको फाइंड क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ, है ना, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, या फिर आप कौन सा मेथड लगाओगे, सब्सटीट्यूशन मेथड लगाओगे। ठीक है, तो दोनों से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आएगी, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, एक्स की वैल्यू आएगी दैट इज 5 एंड वाई की वैल्यू जो हमारे आएगी दैट इज 2। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं एग्जाम में देखने को मिल जाए। सो ये कह रहा है कि 3 × x - y प्लस 2 × x + y दैट इज इक्वल टू 12 एंड 2 × x - y माइनस 3 × x + y दैट इज इक्वल टू -5। इन्हें हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब इन क्वेश्चन में करोगे क्या कि आप सिंपली इसे एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आप सबसे पहले करना है क्या कि आप जो x - y और x + y यहाँ पे दिए गए, आप इसकी किसी वैल्यू को पुट कर लेना। लेट x - y इक्वल टू u एंड x + y इक्वल टू v। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप सबसे पहले पुट कर लोगे, एंड देन यहाँ पे x - y की वैल्यू को u पुट कर लो, x + y की वैल्यू को v पुट कर लो, दैट इज इक्वल टू 12 एंड अगेन यहाँ पे 2u माइनस 3v दैट इज इक्वल टू -5। अब इस तरीके से क्या करोगे, अब आपके लिए एक बहुत ही सिंपल इक्वेशन बन गया, है ना। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, u और v की वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हो, एंड u और v की वैल्यू को फाइंड करने के बाद जो भी u और v की वैल्यू आएगी, वहाँ पे क्या करना, आप x - y की जगह पे x - y इक्वल टू जो u की वैल्यू है, यहाँ पे आप u की वैल्यू और यहाँ पे v की वैल्यू को आप पुट कर देना। ठीक है, और पुट करने के बाद जो भी आपका x की वैल्यू और y की वैल्यू आपके सिंपली निकल करके आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, और इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन इस तरह का दिखता है तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के चांस हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग इस डिजिट दैट इज 132। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2 डिजिट नंबर है और उसी नंबर को अगर रिवर्स करते हैं और उनको ऐड करते हैं दैट इज 132। ठीक है, अब इसमें करोगे क्या कि इस तरह के कभी भी क्वेश्चन आता है ना, तो आप सपोज करो 2 अंक का कोई नंबर। अब 2 अंक का कोई नंबर सपोज करने के लिए आप कोई बच्चे एक्स वाई ले लेते हैं, तो ये 2 अंक का नंबर नहीं है ना, ये क्या है, 2 अंक का प्रोडक्ट है। 2 डिजिट का ये जनरली क्या क्या होता है, प्रोडक्ट होता है।
अब 2 अंक का रिप्रेजेंट करना है नंबर, तो लेट द नंबर आर, तो नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर को हम कुछ इस तरीके से, यानी कि 10x प्लस वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये चीज़ तो आपको पता है क्यों होगा, क्योंकि जनरली 54 होता है, तो 54 को हम क्या लिखते हैं, 50 प्लस 4 ही तो लिखते हैं, यानी कि 5 इंटू 10 प्लस 4, है ना। तो कुछ इस तरीके से ये फॉर्म में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब चलिए यहाँ पे सपोज करें तो लेट द नंबर आर x 10x प्लस वाई, ठीक है। अब करोगे क्या कि नंबर को रिवर्स करते हो ना, तो बाय रिवर्सिंग द नंबर, बाय रिवर्सिंग द नंबर। अब नंबर को रिवर्स करने पे क्या होगा, तो जब नंबर को रिवर्स करेंगे तो होगा हमारा ये कि ये जो y है ना, अब जनरली ये 54 है, तो रिवर्स करेंगे तो क्या होगा, 45 आएगा। 45 मीन्स व्हाट, 10 इंटू 4 प्लस 5, है ना। तो इसी तरीके से कुछ इसको हम लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स, ठीक है। तो रिवर्स करने पे क्या लिख देंगे, 10y प्लस एक्स। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे, सो 10y प्लस एक्स एंड दोनों को ऐड करना था ना, यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको स्टेटमेंट लिख लेना है, क्योंकि आपकी ये स्टेटमेंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और चाहो तो कुछ कुछ पॉइंट्स आप हाईलाइट भी कर सकते हो एग्जाम में, जो कि एग्जामिनर को आपको बहुत ही अट्रैक्ट करेगा, है ना। और अगर कहीं भी थोड़ा मोड़ा गलती भी होता है तो फिर एग्जामिनर क्या करता है, खुद से वो चीज़ें देख लेता है ना, नंबर आपको दे देता है। तो कह रहा है दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करते हैं, दैट इज 10x प्लस वाई। ऐड करने पे कितना आएगा हमारा, कह रहा है 132 आ रहा है, तो 132 लिख देते हैं, है ना। अब यहाँ पे दोनों को ऐड करोगे, देखो ना यहाँ पे 10y है, यहाँ पे y है, कितना हो जाएगा 11y हो जाएगा, यहाँ पे 11x हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 132। तो इसे अगेन सॉल्व करेंगे, 11 कॉमन ले लेते हैं, सो हमारा क्या बचेगा, x प्लस वाई बचेगा। और यहाँ से अगर हम 11 कॉमन लेते हैं, दैट इज इक्वल टू 132। सो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 को इधर लेके आएंगे, डिवाइड में आएगा, दैट इज 2, यानी कि 12 आएगा, है ना। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 12, और इससे एक मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब फिर से यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ था कि x माइनस वाई दैट इज इक्वल टू 2, है ना। दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 है, तो दोनों अंकों का यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ था, दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू, इसे सेकंड इक्वेशन पुट करना, दोनों का आप सोल्व करना, आपकी x और y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब x y की वैल्यू निकल के आएगी, तो यहाँ पूछ रहा है कि ये डायरेक्टली आंसर मत लिख देना, लिखा है फाइंड द नंबर, नंबर क्या माना है आपने, 10x प्लस वाई माना है, यानी कि जब x और y की जो भी वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू तुम्हारी आएगी यहाँ पे 7 एंड y की जो वैल्यू आएगी हमारी दैट इज 5, ठीक है। तो नंबर कौन सा होगा, 75, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान देकर के आपको सॉल्व करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम पे है, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम का, ये क्वेश्चन कई बच्चे कहते हैं कि ये क्वेश्चन तो सिलेबस से हट चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि वैसे क्वेश्चंस जो कि जैसे कि कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनता है 5x प्लस वाई माइनस 4/x माइनस वाई, ठीक है। तो कुछ जो इस तरह का इक्वेशन बनता है, ये क्वेश्चन आपके सिलेबस से नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के क्वेश्चंस आपके सिलेबस से हट चुके हैं। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, है ना। कुछ इस तरीके से अगर इक्वेशन बन रहा है तो इसका मतलब ये आपके सिलेबस में नहीं है। लेकिन अगर दूसरे तरह का कोई भी इक्वेशन फॉर्म हो रहा है तो ये आपके सिलेबस में है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि कई बच्चों को डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम में बहुत कंफ्यूजन होता है कि मतलब डाउन स्ट्रीम किसको क्या होता है, या फिर समझते तो हो लेकिन भूल जाते हो। तो यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपली तरीके से बताने वाला हूँ। देखो, अगर कभी भी ना डाउन स्ट्रीम लिखा हो, डाउन स्ट्रीम, तो ऐसे समझो ना, ऐसे याद रखो कि डाउन मतलब नीचे जा रहे हैं, है ना। अब नीचे जाओगे तो तेजी से नीचे जाओगे, अब नीचे आप जाओगे तो क्या करोगे, नीचे अब कूदते हो या फिर कोई भी चीज़ नीचे गिरता है तो बहुत तेजी से गिरता है ना। तो तेजी से गिरता है तो इसका मतलब इसका जो स्पीड होगा दैट इज x प्लस वाई, ऐसे करना है। और अगर अप स्ट्रीम है तो अप स्ट्रीम मतलब क्या हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं, अप स्ट्रीम मतलब ऊपर जा रहे हैं। और अगर ऊपर जा रहे हैं तो स्पीड क्या होगा, कम होता है, तो कम होता है तो इसे आप सपोज कर लेना x माइनस वाई। क्लियर। तो अब आपको याद रहेगा अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, है ना। अब भूलोगे तो नहीं ना कभी। डाउन स्ट्रीम मतलब क्या हो रहा है कि नीचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। और अगर ऊपर जा रहे हैं मतलब अप स्ट्रीम यानी ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब x माइनस वाई यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मतलब स्पीड हमारी कम हो जाएगी, है ना। अब देखो, अब कई बच्चे कहते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कभी भी अगर आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का क्वेश्चन है तो सबसे पहले सपोज क्या करो, लेट द स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। सबसे पहले बोट का स्पीड बना करो, दैट इज द लेट द स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। एंड
स्पीड ऑफ स्ट्रीम, है ना, करंट, या फिर स्ट्रीम बोल दो या फिर करंट बोल दो, ठीक है। तो करंट का जो स्पीड होगा दैट इज वाई किलोमीटर पर आवर। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमें सपोज कर लेना है, क्लियर। अब देखो, अब हमने क्या किया कि बोट को x किलोमीटर पर आवर माना, करंट का स्पीड कितना, y किलोमीटर। अब कई बच्चे का क्वेश्चन ये होता है कि सर ये हमें आप बताओ कि कौन सा मतलब बड़ा होगा इसमें से, कौन सा छोटा होगा, है ना, क्योंकि हम आपने तो यहाँ पे x प्लस वाई। तो बच्चे हमेशा ये चीज़ ध्यान रखो कि जो बोट का स्पीड होता है ना वो हमेशा ही ज़्यादा ही होता है ना। बोट का स्पीड हमेशा क्या होता है, करंट के स्पीड से ज़्यादा होता है। अब ऐसे समझो कि अगर करंट का स्पीड कम होगा ना, करंट का स्पीड अगर ज़्यादा होगा तो बोट चल ही नहीं पाएगा, वो तो बोट को फिर अपनी तरफ से वो अपने आप ऑटोमेटिकली लेते जाएगा, है ना। तो अगर बोट चल रही है तो इसका मतलब ऑब्वियसली बोट का स्पीड क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हमेशा क्या करते हैं, बोट को हमेशा आगे रखना, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अ बोट टेक्स 3 आवर टू ट्रैवल 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम में कह रहा है कि 3 घंटे लेते हैं, है ना, कितना ट्रैवल करने के लिए, 24 ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। और कह रहा है कि 6 घंटे लेते हैं सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए इन द अप स्ट्रीम, क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे स्पीड कितना था आपका, x किलोमीटर, यानी कि 3 घंटे डाउन स्ट्रीम के लिए कितना रहा, 24 आवर्स लग रहा है, 24 आवर्स लग रहा है ना। यानी कि टोटल टाइम कितना, स्पीड कितना हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर 24 डिस्टेंस अपॉन में टाइम दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर, है ना, 8 किलोमीटर पर आवर। और हमने स्पीड कितना माना था डाउन स्ट्रीम का, डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या था, x प्लस वाई, यानी कि जो x प्लस वाई की वैल्यू आई हमारी दैट इज 8 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। एंड अगेन उसी तरीके से यहाँ पे कह रहा है कि 6 आवर्स में हमें क्या करना है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, यानी 24 किलोमीटर, है ना। यानी कि आप लिखोगे स्पीड इन अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में जो हमारी जनरली स्पीड होगी दैट इज कितनी, 24 अपॉन में 6, यानी कि कितना, 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से जनरली हमारा ये इक्वेशन बनेगा x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या बना, दो इक्वेशन बन गया। अब ये x प्लस वाई इक्वल टू 8 बना, x माइनस वाई इक्वल टू 8 बना। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे बाय द एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी भी मेथड से आप सॉल्व करो, x की और y की वैल्यू आपको निकल करके आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना। जो x और y की जो वैल्यू हमारी आएगी, x की वैल्यू आएगी दैट इज 6 एंड जो y की वैल्यू आएगी हमारी दैट इज 2, ठीक है। ये 6 किलोमीटर पर आवर होगा और ये हमारा होगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। समय कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है, इस तरह का इक्वेशन बनता है तो इसका मतलब ये सिलेबस में नहीं होगा, बट नॉर्मल जो इक्वेशन बन सकता है ये हमारे सिलेबस में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द सम ऑफ फादर्स एज एंड हिज सन्स एज इज 50 ईयर्स, यानी कि पिता का उम्र और बेटे का उम्र का जो दोनों का सम है वो कितना है, 50 ईयर्स का रहा है। एंड 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, द फादर्स एज वॉज 3 टाइम्स सन्स एज, यानी कि जो 5 साल पहले जो बेटे का उम्र था वो कितना था, 3 टाइम्स था। तो हमें निकालना उनका प्रेजेंट एज, दोनों का प्रेजेंट एज क्या होगा वो फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले सपोज करते हैं लेट फादर्स एज इज x ईयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या सपोज कर लेते हैं कि चलिए पिता का जो उम्र है वो कितना x है, एंड मदर्स सॉरी सन्स एज कितना हो जाएगा, सन्स एज को हम सपोज कर लेते हैं y ईयर्स, है ना। आप कुछ भी सपोज कर लो, ABCD आप कुछ भी पुट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहला चीज तो आपको यही दिया है कि जो बेटे का उम्र है और पिता का जो उम्र है वो कितना है, 50 ईयर्स है, यानी कि x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 50, और इसको आप मानो इक्वेशन 1। उसका सेकंड चीज कह रहा है कि 5 साल पहले, तो यहाँ पे लिखोगे कि 5 ईयर्स अगो, है ना, 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो बेटे का उम्र कितना होगा, दैट इज y माइनस 50, है ना, सॉरी y माइनस 5, एंड पिता का उम्र कितना होगा, दैट इज x माइनस 5। अब ये कह रहा है कि फादर्स एज वॉज 3 टाइम्स द सन्स एज। अब कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इसमें किसके साथ 3 का मल्टीप्लाई करें, पिता के साथ मल्टीप्लाई करें या फिर बेटे के साथ मल्टीप्लाई करें, है ना, ये कन्फ्यूजन होता है। तो कुछ इस तरीके से समझो कि पिता का उम्र कितना है, ऑब्वियसली पिता का उम्र ज़्यादा होगा, है ना, बेटे का उम्र क्या होगा, कम होगा। तो अगर दोनों को बराबर करना है, दोनों को इक्वल करना है, दोनों की एज को इक्वल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, बेटे के साथ 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना चीज़, है ना, कि बेटे के एज के साथ हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों बेटे के एज के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि भाई बराबर तो करना है ना, इक्वल करना है, तो भैया बेटे के एज के साथ ही तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो जाकर के इक्वल होंगे दोनों के दोनों, है ना, क्योंकि पिता तो बड़ा था ना, पिता का एज बड़ा था, ठीक है।
तो अब क्या करेंगे, सिंपली हम इसे सॉल्व कर लेंगे। दैट इज 3y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब यहाँ से क्या बनेगा, हमारा एक और इक्वेशन बन जाएगा। दैट इज 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना, हमारा 10 आएगा, है ना। ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब देख सकते हो यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ये फर्स्ट इक्वेशन बना, ये सेकंड इक्वेशन बना। दोनों इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे और आपको यहाँ पे इजिली आप आंसर फाइंड कर सकते हो। क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पे आप एक्स और वाई की वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक है, तो एकदम इजिली तरीके से पहले वर्ड प्रॉब्लम को आराम से एकदम पढ़ो, है ना। पढ़ करके देखो चीज़ें दी क्या हुई हैं एंड उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को इक्वेशन बनाओ और उसे सॉल्व करो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 3 years एगो रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। यानी कह रहा है 3 साल पहले जो रश्मि का जो एज है ना वो क्या है, नजमा का 3 times है। लेकिन वही 10 years later यानी 10 साल बाद जो रश्मि है दैट विल बी द ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। यानी कि जो रश्मि है वो कितनी हो जाएगी, ट्वाइस हो जा रही है। तो हमें दो रश्मि और नजमा का प्रेजेंट एज निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले सपोज करते हैं कि लेट प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि। ठीक है, तो रश्मि का प्रेजेंट एज मान लेते हैं एक्स ईयर्स है। ठीक है, एक्स ईयर्स एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ नजमा। नजमा का प्रेजेंट एज कितना सपोज कर लेते हैं, वाई ईयर सपोज कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब कह रहा है 3 years एगो, यानी यहां पे लिखोगे 3 years एगो, 3 years एगो। अब ये बताओ कि 3 years एगो दोनों का एज कितना होगा, तो रश्मि का एज कितना होगा, 3 years एगो रश्मि एज कितना होगा, दैट इज एक्स माइनस 3, है ना। और नजमा एज कितना होगा, दैट इज वाई माइनस 3। अब 3 years पहले हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, है ना। अब ये कह रहा है कि जो 3 years पहले जो रश्मि का एज है वो नजमा के एज से कितना है, थ्राइस है, यानी 3 times है। अब यहाँ पे देखो कौन बड़ा है, तब बोलोगे सर रश्मि बड़ी है। अब रश्मि बड़ी है तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नजमा के साथ। क्यों, क्योंकि नजमा छोटी है ना, तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नजमा के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक्स माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 3। बस सिंपली क्या करना है, सॉल्व कर लो इसको, है ना। सॉल्व करोगे दैट इज एक्स माइनस 3 इक्वल टू 3y-9। इसको एक लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। दैट विल बी एक्स माइनस 3y इक्वल टू 9 उधर जाएगा, दैट विल बी तो माइनस कितना 6, है ना, 6 आएगा। सो थोड़ा सा और इसको अच्छे से कर लो, दैट विल बी 3y-x इज इक्वल टू 6। ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब कह रहा है कि 10 years लेटर, 10 साल बाद रश्मि जो है ट्वाइस हो जा रही है, यानी कि अब फिर से लिखोगे कितना, 10 years लेटर, 10 साल बाद। तो 10 साल बाद रश्मि का एज कितना होगा, बताओ जरा, कितना होगा रश्मि का एज, बोलो। एक्स प्लस कितना 10, बिल्कुल, क्योंकि प्रेजेंट एज से ना। अब यहाँ पे ये नहीं करना कि एक्स माइनस 3 प्लस 10 करना, प्रेजेंट एज से लेंगे ना हम, प्रेजेंट एज से। प्रेजेंट एज कितना होगा, एक्स प्लस 10 होगा। उस तरह से नजमा का एज कितना होगा, तो बोलोगे सर एक्स वाई प्लस 10, है ना, वाई प्लस 10 होगा। अब ये कह रहा है कि जो अब यहाँ पे 10 साल बाद जो रश्मि का एज है कितना है, ओके, नजमा से कितना है, ट्वाइस हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पे रश्मि, अब फिर से क्या करोगे, नजमा के साथ ही मल्टीप्लाई करोगे, है ना। दैट इज एक्स प्लस 10 इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10। फिर से इसे सॉल्व करोगे, क्वाड्रेट एक लीनियर इक्वेशन बनाओगे, ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। एंड फिर दोनों इक्वेशन क्या करना, सॉल्व करना, है ना। तो जो हमारा एक्स और वाई की वैल्यू जो आएगी निकल करके, जो हमारी एक्स और वाई की जो वैल्यू निकल करके आएगी, दैट इज व्हाट, दैट इज द एज ऑफ रश्मि एंड नजमा। क्लियर है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 64 मीटर, द लेंथ इज 8 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो किसी भी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो 64 मीटर है, ठीक है, और जो लेंथ है ना वो 8 मीटर ज्यादा है ब्रेथ के ट्वाइस से। कह रहा है कि द लेंथ इज 8 मीटर मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ, यानी ब्रेथ के ट्वाइस से कितना, 8 मीटर क्या है, ज्यादा है। देखो कैसे करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले करो क्या कि लेट लेंथ इज एल मीटर, ठीक है, इसे हम क्या करते हैं, एल मीटर सपोज कर लेते हैं। एंड उसी तरह से ब्रेथ को हम सपोज कर लेते हैं बी मीटर, ठीक है, यानी जो ब्रेथ है हमारा वो एल मीटर है, जो लेंथ है हमारा एल मीटर, एंड ब्रेथ है हमारा बी मीटर। अब ये क्वेश्चन कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये कह रहा है कि पहला तो ये कह रहा है कि द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल ये कितना 64, तो पैरामीटर कितना होता है, बताओ जरा, ये तो पता होगा ना, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है,
2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना था, 64 दिया, दैट इज 64 इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। सो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो जो एल प्लस बी की जो हमारी वैल्यू आएगी दैट इज 32 मीटर, ठीक है। ये मान हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे लिखा है कि जो लेंथ है ना वो ब्रेथ के ट्वाइस से, ब्रेथ के ट्वाइस से, यानी कि ब्रेथ कितना है 2 है, यानी लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, यानी 8 को हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यानी द लेंथ इज इक्वल टू 2b प्लस 8 मीटर, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से दोनों इक्वेशन को इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, हमारा आएगा l माइनस 2b इज इक्वल टू 8 मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। तो इस तरीके से हमारे यहाँ फिर यहाँ पे एल की वैल्यू और यहाँ पे बी की वैल्यू आ जाएगी, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर एलिमिनेशन मेथड से, जिस मेथड से आप सॉल्व करना चाहिए सॉल्व करके आप यहाँ पे आप एल और बी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि फॉर उत्तराखंड फ्लड विक्टिम्स ऑफ 2 सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास 10th कंट्रीब्यूटेड 1500, यानी कह रहा है कि क्लास 10th के 2 सेक्शन है, देख सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, दोनों सेक्शन में क्या कर रहा है कि कंट्रीब्यूट दोनों मिलाकर कितना 1500 रुपीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और कह रहा है कि सेक्शन ए के जो स्टूडेंट्स हैं वो 100 रुपीज कितने कम कंट्रीब्यूट किए हैं देन बी से, सेक्शन बी से, यानी कि 100 रुपीज कम कंट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है दोनों सेक्शन के कंट्रीब्यूशन को। तो लेट सपोज कर लेते हैं कि सेक्शन ए ने एम रुपीज कंट्रीब्यूट किए और सेक्शन बी ने एन रुपीज कंट्रीब्यूट किए, ठीक है। और कह रहा है कि दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज 1500, यानी कि जो हमारा पहला क्वेश्चन बनेगा कि एम प्लस एन दैट इज 1500, क्लियर है। अब कह रहा है कि जो सेक्शन ए के जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या था, 100 रुपीज कम है सेक्शन बी से। तो सेक्शन बी हमने एन माना था, तो एन का जो कंट्रीब्यूशन है ना, एन रुपये जो कंट्रीब्यूशन है, दोनों का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा, 100 रुपये। क्यों आएगा, क्योंकि जो ये था ये 100 रुपये ज़्यादा था ना, कह रहा है ना कि सेक्शन ए जो है 100 रुपये कम कंट्रीब्यूट किया है, कम कंट्रीब्यूट, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस आएगा कितना आएगा 100। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन मानो, इसे आप सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली क्या करोगे, इसे ग्राफ बनाओगे, है ना। ग्राफ बना करके कुछ इस तरीके से एक चार्ट बना लेना, और यहाँ पे एन और एम की वैल्यू को आप ऐसे कुछ इस आप खुद से, है ना, सपोज करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेना। जैसे लेट यहाँ पे एन की वैल्यू 0 सपोज करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी है कि 1500 आएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे एम की वैल्यू 0 सपोज कर लेना, तो एम की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, जो एन की वैल्यू आएगी दैट इज 100 आएगी, है ना। तो कुछ इस तरीके से सपोज करके यहाँ पे आप ग्राफ बनाना है ना, और लाइन को क्या करना है आप मिलाना, उसका बताना कि ये यहाँ पे ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कुछ दोनों लाइन्स बनेंगे तो कुछ इस तरीके से लाइन बने, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा ये लाइन, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही आपकी एम और एन की वैल्यू होगी, क्लियर। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो ये भी क्वेश्चन सेम वही, ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करना है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स, है ना। यहाँ पे क्या करना है आपको, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो बेसिकली आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से चार्ट बनाओगे, यहाँ पे ये एक्स हो जाएगा, यहाँ पे वाई हो जाएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू को आप यहाँ पे 0 पुट करना है, उसके बाद फिर यहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 3, और यहाँ पे अगर वाई की वैल्यू 0 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना होता है, ये तो -1 होगा, ये -2 होगा, कुछ इस तरीके ये 1 2 है ना, यहाँ पे 1 ये 2 और यहाँ पे -1 -2। तो कुछ इस तरीके से क्या करना आप यहाँ पे दोनों को इसे जितना तक बन रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, लाइन फॉर्म करना, लाइन फॉर्म करके, और आपको अगर देखो अब लाइन फॉर्म करना, अगर दोनों लाइन्स अगर पैरेलल बनेंगी तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अगर इंटरसेक्टिंग बन रही तो कहीं ना कहीं 1 सॉल्यूशन होगा, और कोइंसिडेंट लाइन होगी तो यानी कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और यहाँ पे अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे मान लो यहाँ इंटरसेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, तो ये पॉइंट देखोगे, है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1.2 के बीच में आ रहा है, यहाँ पे 1.5 के बीच में आ रहा है ना। तो कुछ इस तरीके से जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या होता है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू हो जाती है। तो कुछ इस तरीके से आप एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्रिप टू अ साइंस म्यूजियम। कह रहा है कि साइंस म्यूजियम के लिए एक स्कूल क्या कर रहा है, एक ट्रिप ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें कह रहा है द टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स अ फिक्स्ड ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो फी है ना वो आपका क्या है, वो फिक्स्ड है, और एंट्री फी जो है वो पर स्टूडेंट लग रहा है। तो कह रहा है 40 स्टूडेंट्स के लिए जो टोटल कॉस्ट है 10,000 एंड 50 स्टूडेंट्स के लिए जो टोटल कॉस्ट है 12,500 होगा। तो हमें क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है। तो सबसे पहले करोगे क्या यहाँ पे, लेट द ट्रांसपोर्टेशन फी कितना होगा, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन फी को हम कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। और कह रहा है कि एंट्री फी भी है ना, तो एंट्री फी स्टूडेंट के ऊपर लग रहा है, तो एंट्री फी को हम क्या करते हैं, वाई मान लेते हैं। दैट एंट्री फी कितना है हमारा, वाई,
ठीक है। अब कह रहा है कि अगर 40 स्टूडेंट हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए जो टोटल कॉस्ट लग रहा है 10,000। तो यानी कि जो यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन फ़ी है, ट्रांसपोर्टेशन फ़ी X रुपए है, ये तो फिक्स है। और कह रहा है जो एंट्री फीस लग रहा है पर स्टूडेंट, यानी कि 40 स्टूडेंट्स के लिए एंट्री फीस कितना होगा, 40 इंटू वाई होगा, है ना। और टोटल कॉस्ट मिला के कितना लग रहा है, दैट इज 10,000। ये बना आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेम उसी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन फी फिक्स है, और अगर 50 स्टूडेंट होंगे तो उसके साथ हर एक स्टूडेंट के साथ अगर एंट्री फीस लगेगा, जो टोटल कॉस्ट हमारा आ रहा है दैट इज 12,500। तो यहाँ पे आप इसे अगेन क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे, एक्स और वाई की आप वैल्यू को आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है। तो आई होप आपको जितने सारे मैंने क्वेश्चन करवाए, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आप बहुत इजीली तरीके से समझ चुके होंगे, एंड सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर पा रहे होगे, है ना। तो और अगर आपको इस तरह के जो मैंने जिस तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं, सेम आपको बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चंस अगर आपके बुक में से या फिर सैम्पल पेपर कहीं से भी आप मिलता है, तो आप अगर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, तो आप डेफिनेटली इस चैप्टर से आप फुल मार्क्स लेकर के आओगे। सो थैंक यू सभी लोगों को इतनी देर तक बने रहने के लिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर किसी भी तरह का आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई भी सजेशन देना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।